हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड, जिसके चलते हम बोल सकते हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से बाज़ार में कई ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका है। तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है तो उनके दिमाग में भी कई सारे सवाल होंगे कि क्या हैप्पीएस्ट माइंड क्रैश होगा या इसका टारगेट क्या है, या एएसएम लिस्ट के चलते इस स्टॉक की में क्या होगा। तो उन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो बनी रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और अभी तक आपने इस वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है तो आप उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तब 5% की गिरावट हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 5% गिरावट। अगर हम पाँच दिन की बात करें तो 5 दिन में भी आप देख सकते हो कि गिरावट अच्छी खासी रही है। अपने हाई से हमें देखें तो तकरीबन 10% की गिरावट आप बोल सकते हो, इतना ये गिर चुका है। लेकिन हम इसकी लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि जब से मैक्सिमम पे देख लेते हैं कि जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक की बात करें तो कंपनी ने 300% के एक हेल्दी रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। और ये तो सिर्फ लिस्टिंग की बात है, लेकिन अगर आपने इस आईपीओ का प्राइस बैंड देखा होगा तो हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आपको पता होगा कि 165 टू 166 रुपीज़ के रेंज में आया था। तो आप बोल सकते हो कि इस प्राइस को कंपेयर करें 166 टू 165, इस प्राइस को अभी की प्राइस से कंपेयर करें तो हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने इन्वेस्टर के पैसे तकरीबन 10 गुना कर दिए हैं। 10 गुना, मैं एप्रोक्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 10 गुना तो नहीं किए लेकिन 10 गुने से नज़दीक पैसे कर चुका है। तो क्या अभी ये शेयर आने वाले सालों में भी ऐसा परफॉर्मेंस देता रहेगा या फिर इसमें करेक्शन आएगा? तो आपके सारे जवाब आने वाले वीडियो के पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कंपनी का कुछ ओवरव्यू। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हैप्पीएस्ट माइंड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपको ही पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि आईटी सेक्टर की कंपनी है तो उनका जो सर्विस है तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑग्यूमेंट रियलिटी। तो ये सब आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि हैप्पीएस्ट माइंड कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक एडवांस टैब के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइज़, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सज्जन की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट को डेली ट्रैक करते हो और सीरियस हो तो आपको इस सज्जन के बारे में पता होगा। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत बड़ी हस्ती है जिनका नाम है अशोक सूटा जी। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक जानी मानी हस्ती है आईटी सेक्टर की। अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो हैप्पीएस्ट माइंड को खड़ा करने वाले आदमी यही है, अशोक सूटा जी। अगर उनके बारे में ब्रीफली हम स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि माइंड ट्री है जो भी आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, उनको खड़ा करने वाले अशोक सूटा जी ही है। अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अशोक वॉज अर्लियर फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी ऑफ माइंड ट्री। तो आप बोलोगे कि माइंड ट्री, तो अगर आप अभी की बात करो तो माइंड ट्री ने अभी एलएनटी ने एक्वायर कर लिया है, जो कि एक अलग अलग सीन है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो ये अशोक सूता जी है, उन्होंने माइंड ट्री और हैप्पीएस्ट माइंड, ये दो कंपनी खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। तो ये मैनेजमेंट के बारे में जानना भी क्यों ज़रूरी है? अगर हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे तो हमको एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि कंपनी आने वाले सालों में अच्छा करेगी या नहीं करेगी। अगर हम मान लीजिएगा, अगर आपको कोई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट में राणा कपूर, जो
यस बैंक के सीईओ रह चुके हैं, उनका नाम दिखाई दे, तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? ज़ाहिर सी बात है नहीं ना, क्योंकि राणा कपूर ने जो फ्रॉड किया है उसी के चलते जो यस बैंक का शेयर है, जो पहले एक ज़माने में 200-300 पे ट्रेड करता था, आज उसकी कीमत आपको पता है कि 13 रुपये 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट को भी हम ट्रैक करेंगे तो अच्छी बात है कि हमें पता चलेगा कि अगर मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है तो हम कोई भी कंपनी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के जो बाकी के पैरामीटर्स है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड की मार्केट कैप की बात करें तो 20,500 के आसपास करोड़, रुपीज़ इन करोड़ में है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20,500 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, तो वो है 127। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 35% के आसपास। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है तकरीबन 40% के आसपास, जो एक अच्छा खासा प्रतिशत आप बोल सकते हो। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो ये आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि 37 रुपीज़, यानी कि 37 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये स्टॉक ख़राब हो गया। अगर हम उनके हैप्पीएस्ट माइंड के कॉम्पिटिटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कैप के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हैप्पीएस्ट माइंड आखिर के पोजीशन पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे बड़ी कई सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो एम्फेसिस, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी, ओरसल फाइनेंशियल सर्विस, कोफोर्ड, टाटा एलेक्सिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अभी ये हैप्पीएस्ट माइंड काफ़ी छोटी कंपनी आप बोल सकते हो। अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है मार्च 2021 का आप देखें तो 761 रुपीज़ इन करोड़ में है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक्सपेंस की बात करें तो दोस्तों एक्सपेंस 5,570 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो है 190 रुपीज़ इन करोड़। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले कंपनी के पास नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी आप बोल सकते हो। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस देखिए कि कंपनी अपने लॉस में से बाहर निकल के प्रॉफिट में आई और उसके बाद प्रॉफिट देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने के बाद वापस लॉस दिखाई, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको जंप दिखाई दे रहा है। तो ये एक, अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हो। उसके बाद बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने कर्जा कितना ले रखा है, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। तो देख लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी के पास 220 करोड़ के रिजर्व्स पड़े थे। हालांकि उससे पहले के ईयर यानी कि 2019 की बात करें तो तभी तो रिजर्व्स नेगेटिव थे। तो उसके तो पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स आप बोल सकते हो 518 करोड़ का रिजर्व्स पड़ा था। अगर हम बोरोइंग यानी कि डेप्ट की बात करें तो डेप्ट फ्लक्चुएटिंग मैनर में आपको दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कर्जे में आपको जंप दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी कर्जा उठा रही है इसका मतलब कंपनी ख़राब है। उसके सामने हमें ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी कर्जा भले उठा रही है लेकिन उसके सामने प्रॉफिट बना के दे रही है या नहीं। अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो दोस्तों आप रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि रिलायंस जो अनिल अंबानी की रिलायंस है, उनकी सारी कंपनियों के बैलेंस शीट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप उनकी बैलेंस शीट से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने लगातार
बाहर से कर्जा उठाया है और उसके सामने परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं दे रही, तो उसके चलते कंपनी घाटे में है। और आप उनके स्टॉक प्राइस आज देख सकते हो कि आज के ज़माने में, आज के टाइम पे देखें तो उनकी सारी कंपनियां लगभग पेनी स्टॉक बनी हुई है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, उसके सामने अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम उसे एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो गैस, हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस को देखा, तो अभी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का सेल्स रहा 208 करोड़। एक्सपेंस की बात करें तो वो रहा 153। और आखिर में जो बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो था 55 करोड़। जो पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2020 क्वार्टर की बात करें तो उससे 4 करोड़ ज़्यादा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हो लगातार जंप आपको दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो एक अच्छा है। उसके बाद हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जून के क्वार्टर की बात करें तो जून के क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास 54% के आसपास होल्डिंग पड़ी है। एफ की बात करते हैं, एफ के पास 6% की होल्डिंग है, डी के पास 4% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि एडिशनल सर्विलियंस मेजर यानी कि एएसएम, जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड लगातार पिछले एक दो हफ्ते से मार्केट में चर्चा का विषय बना रहा है। तो एएसएम की बात करें तो ये एक प्रोसेस रहता है जिसमें हमारा सेबी यानी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट का माई बाप बोले उसे, वो पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर एक एडिशनल, नाम में ही आपको दिखाई दे रहा है कि एडिशनल सर्विलियंस यानी कि एक निगरानी के तहत रहता है पर्टिकुलर कंपनी। क्योंकि वैसे तो सेबी है वो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उस पर निगरानी रखती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के चलते, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से पैरामीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई लो वेरिएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएशन, डिलीवरी परसेंटेज, नंबर ऑफ यूनिक पेन्स और पी। और ये तो देख सकते हो, ये सभी पैरामीटर के चलते अगर किसी एक पैरामीटर के चलते कोई कंपनी में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो सेबी उस पर्टिकुलर कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाल देती है। मान लीजिए किसी कंपनी में लगातार पिछले कई हफ्तों से या बोल सकते हो कई दिनों से अपर सर्किट लग रही है, तो सेबी उस पर्टिकुलर कंपनी को इस एएसएम लिस्ट में डाल देगी। अगर एएसएम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि लिस्ट यानी कि कौन कौन सी कंपनियाँ एएसएम लिस्ट के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड इस लिस्ट में है भी या नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप हम मैंने वो पीडीएफ ओपन कर ली है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह के मतलब क्लासिफिकेशन रहते हैं कि कुछ कंपनियां शॉर्ट टर्म के लिए एएसएम लिस्ट में डाली जाती है, तो कुछ कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए डाली जाती है। तो हम देख लेते हैं कि कंपनी जो हमारी हैप्पीएस्ट माइंड है उसे लॉन्ग टर्म में डाला गया है। और वैसे एएसएम लिस्ट में भी कई सारे स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एएसएम लिस्ट में डाला तो उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, उसको भी उस प्रोसेस में भी कई सारे स्टेजेस रहते हैं। कि मान लीजिए कोई आपने कोई क्राइम किया है, छोटा क्राइम किया है तो उसकी सज़ा छोटी रहेगी, अगर आपने कोई बड़ा क्राइम किया है तो उसकी सज़ा उसके हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जिस तरह की आपका कंपनी का जो बिहेवियर रहेगा उसी हिसाब से आपकी कंपनी पर्टिकुलर एएसएम लिस्ट के स्टेज में आपको डाली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे स्टेजेस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2। तो देख लेते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड किस स्टेज में है और कौन से लिस्ट में है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एएसएम लिस्ट में, लॉन्ग टर्म के लिस्ट में, और स्टेज 1 में इस कंपनी को डाली गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई और कंपनी कल से बंद ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इस लिस्ट को ब्रीफली देखोगे तो आपको इसमें कई सारे जाने माने नाम दिखाई देंगे। तो इस
एएसएम लिस्ट के चलते जो मार्केट में हैप्पीएस्ट माइंड के लिए पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, उसके चलते दोस्तों हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं उनके माइंड के साथ खेलना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो जल्दी से पैनिक हो जाए। तो गाइज़ अभी हम आ जाते हैं कि कंपनी का टारगेट, जिसके बारे में हमारे रिटेल इन्वेस्टर कई ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो कंपनी यहाँ से 5,000 जाएगी या नहीं जाएगी ये किसी को नहीं मालूम। 5 से ज़्यादा भी जाएगी, 6,000 भी जाएगी, 8,000 जाएगी, 10,000 जाएगी, लेकिन ये कब जाएगी किसी को नहीं मालूम दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो अगर ये आप इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में आप अंदर भी जा सकते हो, क्योंकि ये क्राइम है, आपको पता होगा। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि अगर ये स्टॉक कल जाके, अब इसके क्वार्टर रिजल्ट आने बाकी है जून के क्वार्टर के, अगर रिज़ल्ट के चलते ये स्टॉक यहाँ से गिर भी जाए तो आपको कुछ इस स्टॉक के, इस कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसके अभी तक हमने जितने पैरामीटर देखे उसके चलते कोई डेंट उसके पैरामीटर में दिखाई दे रहा हो तो आप उसी को यहाँ से बेच के निकल सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस कंपनी में बने रहोगे और हर महीने या हर हफ्ते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एसआईपी करते रहोगे तो आने वाले कुछ 10 से 15 सालों में ये एक मल्टीबैगर साबित ज़रूर होगा। क्योंकि जिस तरह का कंपनी का बिज़नेस है और जिस तरह का कंपनी के पैरामीटर है, कंपनी के हमने मैनेजमेंट देखे, तो उसके चलते हम बोल सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में ये कंपनी एक अच्छा मल्टीबैगर साबित ज़रूर होगी। और एएसएम लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो एएसएम लिस्ट ये वगैरह सब स्टॉक मार्केट में हर रोज़ चलता रहता है, लेकिन अगर आपको इस कंपनी पे भरोसा है तो ऐसी न्यूज़ के चलते आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपके सारे जवाब, यानी कि आपके मन में जो डाउट है हैप्पीएस्ट माइंड के चलते, इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।